नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जिनमें गजब की ऊर्जा और देशभक्ति की आग है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान आजादी के दीवाने की, एक ऐसे दूरदर्शी नेता की जिसने दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को खुलेआम आमने सामने चुनौती दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिर्फ एक साधारण नारा नहीं था, ये एक ऐसी पुकार थी जिसने उस दौर में पूरे देश की रगों में जैसे बिजली दौड़ा दी थी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें पूरी दुनिया बड़े सम्मान से नेताजी के नाम से जानती है, उनका यह ऐतिहासिक वाक्य सीधे सीधे उनके नेतृत्व के जज्बे और कभी न टूटने वाले संकल्प को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। एक महान क्रांतिकारी और उनके भीतर उठी विद्रोह की चिंगारी। थोड़ा पीछे चलते हैं। 25 जनवरी 1897 कटक शहर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। वो बचपन से ही कमाल के होनहार थे और कुछ बड़ा करने की आग उनमें तभी से थी। उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अंग्रेजों की सबसे मुश्किल मानी जाने वाली ICS परीक्षा भी पास कर ली थी। उनके सामने एक बेहद सुरक्षित और ऐशो आराम वाली जिंदगी थी। लेकिन जब उन्हें यह गहराई से महसूस हुआ कि ब्रिटिश सरकार की नौकरी करके अपने देश की सच्ची सेवा नहीं की जा सकती, तो उन्होंने उस शानदार पद को एक पल में ठुकरा दिया। सच में इसी एक फैसले ने इतिहास का रुख मोड़कर रख दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा पद उन्होंने आखिर छोड़ा क्यों? इसका जवाब उस वक्त के भयानक हालातों में छिपा है। भारत पूरी तरह से ब्रिटिश राज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हर तरफ सिर्फ क्रूरता और जुल्म का माहौल था। भारतीयों के साथ उन्हीं के देश में बहुत बुरा बर्ताव होता था और इसी दर्दनाक सच्चाई ने सुभाष चंद्र बोस को अंदर तक झकझोर दिया। बस यहीं से उनके अंदर का विद्रोही जाग उठा और वो आजादी की लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़े। अब देखते हैं उनका अगला कदम, विद्रोह और एक बिल्कुल नई सोच जो बाकियों से एकदम अलग थी। आजादी की लड़ाई में आते ही उनका नजरिया उस दौर के बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग था और ये चीज इस तुलना से बहुत अच्छी तरह समझ आती है। एक तरफ जहां अंग्रेजों के सामने प्रार्थना पत्र रखकर आजादी मांगने का चलन था, वहीं नेताजी का मानना एकदम साफ था, आजादी कभी भी मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का, यानी हथियारों के साथ लड़ने का रास्ता चुना और युवाओं को एकजुट करना शुरू किया। लेकिन इस बागी सोच की एक बहुत बड़ी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। उनके भाषणों में इतनी आग होती थी कि युवा तुरंत उनके साथ जुड़ जाते। इस चीज ने ब्रिटिश सरकार की रातों की नींद उड़ा दी। उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता और लोगों को जोड़ने की इस ताकत से अंग्रेज इतना घबरा गए कि उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें बार बार गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है इंडियन नेशनल आर्मी और उनका वो महान पलायन। सच कहें तो कोई भी जेल या पहरा उनके हौसले को कैद नहीं कर पाया। 1941 में जो हुआ वो किसी रोमांचक सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं था। ब्रिटिश पुलिस 24 घंटे उन पर नजर रखी हुई थी, लेकिन उन्हें चकमा देने के लिए उन्होंने अपना भेष बदला और 1941 में एकदम चुपके से भारत से बाहर निकल गए। वो कई देशों के खतरनाक रास्तों से होते हुए अंत में जापान पहुंचे। उनका लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, भारत के बाहर एक ऐसी मजबूत सेना तैयार करना जो देश को आजाद करा सके। उनके इस कदम ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को जैसे सुन्न कर दिया। जापान पहुंचकर उन्होंने जिस चीज की नींव रखी वो सच में बेमिसाल थी। आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी। ये कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी। इसमें हजारों की संख्या में वो भारतीय सैनिक शामिल थे जिनका सिर्फ एक ही सपना था, अपने देश को आजाद कराना। माना कि उनके पास हथियारों और संसाधनों की काफी कमी थी, लेकिन उनके हौसले और अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने के जज्बे ने पूरी ब्रिटिश सेना के पसीने छुड़ा दिए थे। और इसी फौज के अंदर एक नई जान फूंकने के लिए नेताजी ने वो नारा दिया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, दिल्ली चलो। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जो पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। और इसी बुलंद हौसले के साथ आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ सीधा और ऐतिहासिक युद्ध छेड़ दिया। अब हम इस विश्लेषण के सबसे गंभीर हिस्से पर पहुंचते हैं, उनका रहस्यमयी और अमर बलिदान। एक ऐसा अंत जो आज भी अनसुलझा है। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, आजादी करीब दिख रही थी, लेकिन फिर आता है 18 अगस्त 1945 का वो दिन और सवाल उठता है, क्या उस दिन वो विमान दुर्घटना सच में हुई थी? कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि ताइवान के पास एक विमान हादसे में नेताजी का निधन हो गया। एक ऐसा नेता जिस पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी थी,
वो अचानक गायब हो गया। इस एक खबर ने पूरे इतिहास को एक बहुत गहरे सस्पेंस में डाल दिया। उस वक्त जनता ने इस विमान दुर्घटना की खबर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। लोगों को लगा कि ये शायद अंग्रेजों को चकमा देने की उनकी कोई और नई चाल है। इसके बाद कई अलग अलग थ्योरीज सामने आईं। सालों तक उन्हें गुप्त रूप से जिंदा देखे जाने के कई दावे किए गए, जिनका कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दशकों बीत जाने के बाद भी उस दिन का असली सच क्या है, ये पूरी तरह से अज्ञात है। ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। खैर, उस दिन जो भी हुआ हो, लेकिन एक बात जो कोई भी नहीं नकार सकता वो ये है कि उन्होंने करोड़ों दिलों में आजादी की जो आग जलाई थी वो कभी नहीं बुझी। उनके साहस और उनकी सेना ने भारत की आजादी की नींव को इतना मजबूत कर दिया था कि उसके बाद अंग्रेजों का भारत में टिक पाना लगभग नामुमकिन हो गया। उनका वो बेखौफ अंदाज हमेशा के लिए अमर हो गया। इसी के साथ हमारा यह विश्लेषण समाप्ति की ओर बढ़ता है, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। नेताजी का वो सर्वोच्च बलिदान और उनकी अनसुलझी विरासत आज भी हम सबको, खासकर युवाओं को, किस तरह प्रेरित करती है। एक ऐसा इंसान जिसने सारी सुख सुविधाओं को ठुकराकर दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता से सीधी टक्कर ली। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे फौलादी हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।